हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, शॉर्ट में बोले तो जेनेटिक्स पढ़ेंगे आज। बहुत मतलब हवा बना के रखते हैं ना कोचिंग वगैरह में, और आपके दिमाग में भी कि यार चैप्टर बहुत बड़ा और हार्ड भी है ना, तो इसको एकदम इजी करने की कोशिश करेंगे और इजी तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो चैप्टर को अपन कैसे पढ़ेंगे, दो भागों में इसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे देखो, पहले अपन पढ़ेंगे इसमें जो याद करने वाली चीज़ें है ना, जितनी भी दिमाग में रखने वाली चीज़ें हैं, जितने भी मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह है ना, जो अपन को आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो चीज़ें आपको याद रखनी है ना, मतलब जो फैक्ट्स हैं, वो तो आपको इस पार्ट में बताऊंगा। इसके बाद में एक और वीडियो आएगी, उसके अंदर जो समझने वाली चीज़ें हैं वो अपन करेंगे। इस वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, जो याद रखने वाली चीज़ें, और जो अगर दूसरी वीडियो आएगी उसमें करेंगे अपन क्या, समझने वाली चीज़ें। ठीक है, तो दो पार्ट्स के अंदर वीडियो है, तो आप ये मत सोचना कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट तो इसने बताया नहीं, छोड़ दिया, ऐसा कुछ मत सोचना, सारा कुछ कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे आगे। ठीक है जी, जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स टर्म किसने दी है? जेनेटिक्स जो टर्म है ये दी किसने, किस साइंटिस्ट ने ये टर्म दी जेनेटिक्स? ये दी भैया डब्ल्यू बेटसन। कौन है ये डब्ल्यू बेटसन? डब्ल्यू का मतलब विलियम बेटसन। ठीक है, तो ये डब्ल्यू बेटसन है, इन्होंने दी जेनेटिक्स जो टर्म है, सबसे पहले इन्होंने दी। ठीक है, जेनेटिक्स होती क्या है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब ये हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों क्या बवाल है, ये मैं आपको बता दूं। तो भैया हेरिडिटी क्या होती है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन। दादा से पापा के अंदर जो कैरेक्टर्स आए, वो मतलब जो कैरेक्टर्स है वहां से ट्रांसफर हुए ना, वो क्या है? हेरिडिटी है। पापा से आपके अंदर जो कैरेक्टर आए, ठीक है, वो क्या है? हेरिडिटी है। उसको क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। ट्रांसफर हो रहा है कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? हेरिडिटी होती है। वेरिएशन क्या होता है जी? वेरिएशन क्या होता है? इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज आर डिफरेंट। सेम स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? वेरिएशन। ठीक है, आप क्या हो? होमोसेपियंस। ह्यूमन हो आप भी, मैं भी ह्यूमन हूं। ठीक है, मानते हो ना हूं ना, मैं भी ह्यूमन हूं। ठीक है, तो आपकी शक्ल अलग है, आपकी कैरेक्टर अलग है, मेरे अलग है। ठीक है, तो यही वेरिएशन है। ठीक है, आपकी शक्ल अलग है, मेरी शक्ल अलग है, सलमान खान की शक्ल अलग है, रश्मिका मंदाना की शक्ल अलग है, तो वही है ना, जानवी कपूर की शक्ल अलग है। तो वो ये क्या है? ये वेरिएशन है। यही क्या है? वेरिएशन है। तो हेरिडिटी और वेरिएशन में डिफरेंस पता चल गया। हेरिडिटी होती है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, और वेरिएशन क्या होते हैं? एक ही स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर चेंजेस जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है जी। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर मेंडल। कौन है? ग्रेगर मेंडल। ठीक है, मेंडल जो है वो क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ठीक है जी। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? टीएच मॉर्गन। कौन है? टीएच मॉर्गन है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स अगर आपको पूछ ले तो कौन है? डब्ल्यू बेटसन। कौन है? डब्ल्यू बेटसन। ठीक है जी। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल। ठीक है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? टीएच मॉर्गन। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? डब्ल्यू बेटसन। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल बातें हो गई। अब बात करेंगे थोड़ी सी डिप्लॉइड क्या होता है? आपने ये टर्म बहुत सुना होगा यार, डिप्लॉइड हैप्लॉइड। क्या होते हैं ये बताओ आपको। मान लो ये एक क्या है? ये एक क्या है? क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम है। ठीक है जी, ये क्रोमोसोम है। इसके साथ इसके जैसा ही एक और क्रोमोसोम होगा, इसके जैसा ही एक और क्रोमोसोम होगा। ठीक है, दो क्रोमोसोम है। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं अपन। आपने सुना होगा कि ह्यूमंस कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। मतलब क्या है कि जो क्रोमोसोम ए है ना, ठीक है, मान लो ये क्रोमोसोम है, मान लो कोई भी एक्स क्रोमोसोम है, मान लो एक्स क्रोमोसोम मत मानो, इसको मान लो कोई भी नाम देते हैं, इसको देते हैं डी क्रोमोसोम देते हैं। ठीक है, डी मान लो। ठीक है, ऐसे रैंडम दे दिया, डी है ना। ठीक है जी, डी क्रोमोसोम नाम दिया है इसको। तो एक आएगा पापा से, फादर से आएगा, एक आएगा मम्मी से, मदर से आएगा। ठीक है, तो एक जो भी क्रोमोसोम होगा ना उसकी दो कॉपी होंगी। ठीक है, एक जो क्रोमोसोम होगा उसकी दो कॉपी होंगी, क्योंकि एक कहां से आ रहा है? एक फादर से आ रहा है, एक मदर से आ रहा है। ठीक है जी, तो ये जैसा ये होगा इसकी सेम कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी ये होगी, तो इसी को क्या बोला है? डिप्लॉइड बोला है। इसी को क्या बोला है? डिप्लॉइड बोला है। क्रोमोसोम की दो कॉपी होंगी, इसलिए इसको क्या बोला है? डिप्लॉइड बोला है। यहां तक बातें क्लियर है?
है ना, ठीक है जी। अब बात करूं मैं बोल रहा हूं कि ये वाला जो क्रोमोसोम है ये कैसा है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। कैसा क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या बवाल है जी, क्या बवाल है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। अब मेरे को कैसे पता लग गया कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये इसलिए क्योंकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, ठीक है, मान लो इस क्रोमोसोम के कलर चेंज किया जाए और इस क्रोमोसोम के ऊपर यहां पर अगर मान लो जीन है ना, यहां पर इस क्रोमोसोम की यहां पर जीन है, तो इस वाले क्रोमोसोम के भी यहां पर जीन होगा। अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, तो दोनों के ऊपर सेम लोकेशन पर जीन अवेलेबल होगा। ठीक है, एक जीन अगर यहां पर इसके अवेलेबल है तो इसके भी यहां पर वो अवेलेबल होगा, तभी इसको क्या बोलेंगे अपन, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलेंगे। तो डिप्लॉइड का मतलब समझ में आ गया आपको, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या आता है वो पता लग गया आपको। अब एक टर्म आती है जीन, क्या होता है वो भी आपको पता लग गया। ठीक है, अब एक टर्म आती है अलील। ठीक है, अलील, ये क्या बवाल है जी, अलील। जीन और अलील में डिफरेंस मैं आपको बताऊं तो देखो डिफरेंस सिंपल सा है। जीन क्या होता है, मान लो हेयर कलर है, ठीक है, हेयर कलर, बालों के कलर के लिए कोई एक जीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कोई एक जीन है, ठीक है, कोई एक जीन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बालों के कलर के लिए, हेयर कलर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वो तो काम है जीन का। ठीक है, एक जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है बालों के कलर के लिए, ये काम किसका है, जीन का। ठीक है, लेकिन अब बाल का कलर है ना, बाल का कलर कैसा हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है जी, वो ब्लैक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर अलग अलग कलर आते हैं ना, वेरिएशन अलग अलग कलर के हो सकते हैं ना। तो वो जो अलग अलग कलर है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, अलील। तो ये समझ लो आप कि ग्रुप ऑफ अलील किसको बोल सकते हैं, अपन जीन को बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो बालों के कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन। एक जीन है जो बालों कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके अंदर ब्राउन कलर के बाल हो सकते हैं, ब्लैक हो सकते हैं। तो वो जो है ना पर्टिकुलर जो कलर है वो किसके लिए कौन कराएगा, अलील कराएगा। तो अलील क्या है, ये एक जो जीन है ना, ये मान लो ये हाइट के लिए है तो ये कैपिटल टी वाला है, ये स्मॉल टी वाला है, ये स्मॉल टी वाला है। तो यहां पर जो कैपिटल टी और जो स्मॉल टी, ये क्या है, ये जो इंडिविजुअली क्या है, ये अलील है। क्या है, अलील है। ठीक है, ये किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट के लिए है, ये हाइट के लिए है। तो यहां पर हाइट के जीन है, हाइट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या है, जीन है। और ये जो इंडिविजुअल कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, अलील है। यहां तक बातें क्लियर है। चलो जी फिर आगे चलते हैं। अब ये साइंटिस्ट दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, पूरी के अंदर दे रखे हैं, उनको मैंने उठाकर एक जगह रख दिए। ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी समझने के, याद करने में आपको आसानी रहेगी। मैंने आपको बताया कि ये अभी इस लेक्चर के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ जो याद करने वाला पोर्शन है वो कवर कर लेंगे पूरे चैप्टर का। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, समझने वाला पोर्शन करेंगे इस चैप्टर का। ठीक है जी, तो जितना आपको याद करने वाला पोर्शन है ना, वो आप इस लेक्चर के अंदर हो जाएगा। तो साइंटिस्ट देख लो भैया, फादर ऑफ जेनेटिक्स मैंने अभी आपको बताया कौन है, ग्रेगर मेंडल है। ग्रेगर मेंडल है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, पी पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, मटर पर, इन्होंने जो गार्डन पी है उस पर क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और वो एक्सपेरिमेंट कितनी साल तक किया था, 1856 से लेकर 1863 तक। ठीक है, 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। कितनी साल हो गई है, 7 साल। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेगर मेंडल ने कितनी साल एक्सपेरिमेंट किया था पी पर, तो कितनी साल किया था, 7 साल किया था। यहां पर बातें क्लियर है। ठीक है जी, फिर एक आता पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर बनाकर दिखाऊंगा, और एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर, नाम दिया गया है उसको। और पनेट स्क्वायर जो है वो किसने बनाया था, वो किसने दिया है पनेट स्क्वायर, वो दिया है भैया रेजिनाल्ड सी पनेट ने। रेजिनाल्ड सी पनेट ने ये दिया था, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ये पनेट स्क्वायर अपने नाम पर ये दिया था। ठीक है, पनेट स्क्वायर बनाया था इन्होंने। और ये कहां के हैं, ये देख लो भैया, ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट है ये। ठीक है, मतलब जेनेटिक्स पे काम किया तो जेनेटिसिस्ट है। और ये कौन सा, मतलब वो बोल देगा आपको अमेरिकन है। ठीक है, अमेरिकन बोल के, जर्मन बोल के, ऑप्शन क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो वो आपको ब्रिटिश, जर्मन और ये बोलकर आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये साइंटिस्ट कहाँ के, ब्रिटिश साइंटिस्ट है। ठीक है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पनेट जो वाले वो कहाँ के, ब्रिटिश। ठीक है, रीडेवलपमेंट ऑफ मेंडल्स वर्क, जो मेंडल का जो वर्क था उसको रीडेवलपमेंट किस साइंटिस्ट ने किया था, तीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर जो मेंडल का जो काम था उसको वापस से उन्होंने रीडेवलप किया था। उन साइंटिस्ट का नाम क्या है, डी वरीज, कोरेंस और वॉन शेमार्क।
ठीक है, वॉन शेमाक, कोरेंस और डीवरीज, 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेंडल का जो काम था उसको रीडेवलप किया था। ठीक है जी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी? सटन और बोवेरी ने। सटन और बोवेरी ने क्या दी थी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लिंकेज की बात किसने करी जी? लिंकेज की बात किसने करी? टीएच मॉर्गन ने। किसने बात करी? टीएच मॉर्गन। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, वापस आ सकता है। तो टीएच मॉर्गन ने लिंकेज की बात करी थी भैया। एक्सबॉडी आपको बात है, एक्सबॉडी का आ जाए आपको तो हैंकिंग भैया। किसने? कौन? हैंकिंग भैया ने क्या किया था? एक्सबॉडी पर काम किया। ठीक है जी। ये साइंटिस्ट है, इनको आप नोट्स में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो ये नोट्स आपको बहुत काम आएंगे यार, जब लास्ट टाइम में आप इस प्रकार अपनी आंखों के सामने से निकालोगे ना, पूरा चैप्टर दिमाग में घूमेगा। तो ध्यान से सुनो, थोड़ा सा मतलब 30-35 मिनट का अपना लेक्चर होने वाला है, तो आराम से सुन लो, इसको ध्यान से सुनोगे, सारा चैप्टर दिमाग में घूम जाएगा आपके। ठीक है जी। फिर बात करेंगे मेंडेलियन ट्रेट्स की। ये एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि कौन कौन से जो मेंडल ने जो ट्रेट लिए थे वो कौन कौन से हैं। ठीक है, मेंडल ने जो कैरेक्टर्स यूज किए थे वो कौन कौन से हैं, तो मेंडेलियन जो ट्रेट है उनकी बात करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर टेबल बना रखी है। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन आया हुआ है और वापस आ सकता है। तो मेंडेलियन जो ट्रेट है वो कौन कौन से? फ्लावर की पोजीशन, ये वाला इस साइड में जो लिख रखे हैं मैंने, इस साइड में जो लिख रखे हैं ये वाले रिसेसिव है और इस साइड वाले ये डोमिनेंट है। ठीक है जी। पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है कि टर्मिनल है? एक्सियल इसमें डोमिनेंट पोजीशन है और टर्मिनल इसमें रिसेसिव है। फ्लावर का कलर वायलेट और व्हाइट में किया था। कलर जो फ्लावर का जो कलर है वो वायलेट और व्हाइट, वायलेट जो है इसमें यहां पर डोमिनेंट है। सीड की बात करें तो सीड का कलर और शेप लिया था उन्होंने, सीड का कलर और शेप लिया था। ठीक है, कलर कैसा? येलो वाला क्या है? डोमिनेंट है। सीड का कलर येलो कैसा है? डोमिनेंट है। और जो ग्रीन है ना वो क्या है? रिसेसिव है। ठीक है, शेप जो है राउंड लिया वो क्या है? डोमिनेंट है। और रिंकल जो है वो रिसेसिव है। पोड की बात करें तो पोड का कलर जो है ग्रीन जो है ना वो क्या है? डोमिनेंट है यहां पर, और जो येलो है वो क्या है? रिसेसिव है। शेप की बात करें पोड की तो अगर इन्फ्लेटेड है तो वो क्या है? वो क्या है? डोमिनेंट है। और जो रिंग कॉन्स्ट्रिक्टेड है वो क्या है? रिसेसिव है। स्टेम की हाइट की बात करें तो टोल और ड्वार्फ, टोल क्या है यहां पर? डोमिनेंट है और ड्वार्फ क्या है? रिसेसिव है। तो ये क्या है? मेंडेलियन ट्रेट्स हैं जो मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे वो ये वाले हैं। ठीक है जी। अब रीजन क्या है? मेंडल है वो सफल हुआ, मेंडल का जो काम है वो सफल हुआ, सक्सेस मिली, तभी अपन पढ़ रहे हैं। तो मेंडल को जो काम का सक्सेस उसको मिली, उसका रीजन क्या है? उसके रीजन भैया कुछ है। पहली चीज तो कि उसने 1 से 2 कैरेक्टर लिए एक टाइम पर उसने 1 से 2 कैरेक्टर ही लिए। ऐसा नहीं कि मतलब सारे के सारे 15 कैरेक्टर, 10-15 कैरेक्टर, 7-8 कैरेक्टर ऐसे एक साथ ले रहा है, ऐसा नहीं किया उसने 1 से 2 कैरेक्टर ही लिए। ठीक है, सारे एक साथ लेने में क्या दिक्कत थी? सारे एक साथ ले लोगे भैया कंफ्यूज होते रहोगे कि कौन सा क्या हो रहा है। उसने 1-2 कैरेक्टर लिए, 1 से 2 कैरेक्टर लिए, तो वो एकदम से क्लियर रहा था। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर था उसको, सारा कुछ जितना भी डेटा उसको मिल रहा था वो सारा क्लियर मिल रहा था उसको। तो उसने 1 से 2 कैरेक्टर लिए। एक तो उसकी ये उसके लिए अच्छी बात रही। दूसरी उसने क्या लगाई? मैथमेटिकल अप्रोच लगाई। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर उसने सबसे पहले क्या लगाई? मैथमेटिकल अप्रोच लगाई। ठीक है, अपन जो लोग है ना बायोलॉजी वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं? मैथमेटिक्स से दूर भागते हैं, तभी फिजिक्स कमजोर होती है ना। तो इन्होंने क्या किया? मैथमेटिकल अप्रोच लगाई। ठीक है, उस टाइम पर ये कोई नहीं कर रहा था, इन्होंने मैथमेटिकल अप्रोच लगाई। सारा जो स्टैटिक्स थे, मतलब जो भी आ रहा था इनके पास में, वो सारा इन्होंने एक साथ में लिखा, उसको मतलब जो रिकॉर्ड आ रहा था इनके पास में उसको सारे मतलब ये मैथमेटिकल अप्रोच के द्वारा काम करते थे और उसको सारे जो स्टैटिक्स आते थे उसको एनालाइज करते थे। तो वो एक इनका जो है वो बेनिफिशियल पॉइंट रहा। ठीक है, किसके अंदर? इनकी सक्सेस के अंदर। दूसरा है इन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन किया, पी प्लांट का सिलेक्शन किया। ये उनका तीसरा जो सक्सेस का पॉइंट है वो है पी प्लांट का सिलेक्शन का। तो आप बोलोगे भैया ये क्या मतलब हुआ? पी प्लांट की जगह मतलब पी प्लांट में ऐसा क्या था कि उसे सक्सेस मिल गई? वो इसलिए मिल गई भैया क्योंकि पी प्लांट के अंदर सेल पोलिनेशन होता है, नेचुरली होता है ये। ठीक है जी, नेचुरली होता है ये, नेचुरली। ठीक है, तो ये नेचुरली होता है। ठीक है, इनके अंदर पी प्लांट के अंदर सेल्फ पोलिनेशन जो है ना वो भैया नेचुरली होता है उसके अंदर। ठीक है, एक तो ये उसका फायदा मिल गया। मल्टीपल ट्रेट्स हैं इसके अंदर, पी के अंदर जो मटर है उसके अंदर मल्टीपल ट्रेट्स हैं उसके अंदर। और क्या है भैया? शॉर्ट लाइफ साइकिल है उसकी। ऐसा नहीं है कि उसकी एक मतलब लाइफ साइकिल के लिए मतलब उसकी लाइफ साइकिल 10 साल चल रही है, 20 साल चल रही है, ऐसा तो है नहीं। पी की जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट है, इसलिए उसको जल्दी रिजल्ट्स मिल रहे थे, जल्दी उसको रिजल्ट्स मिल जा रहे थे। तो ये बातें करी अपन ने कि सक्सेस मतलब मिलने के रीजन क्या थे, मेंडल को जो सक्सेस मिली उसके रीजन क्या थे, उसने ये सारी चीजें की इसलिए उसको सक्सेस मिली। ठीक है जी।
अब बात करेंगे बैक क्रॉस की। बैक क्रॉस आपने वर्ड सुना होगा, आपकी एनसीईआरटी मेंशन्ड है और एग्जाम के अंदर भी आता रहता है, टेस्ट वगैरह जो कोचिंग वाले लेते हैं उनके अंदर तो आता ही है। तो बैक क्रॉस है, ये वर्ड क्या है, क्या मतलब है बैक क्रॉस का? क्रॉस का मतलब सब जानते हो आप, ठीक है। क्रॉस अपन मतलब चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, तो अपने क्रॉस का मतलब समझते हैं, ठीक है। अपन क्रॉस का मतलब समझते हैं, ठीक है। तो क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस क्या होती है भैया? क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन विद पेरेंट। F1 जनरेशन का अपन क्रॉस करा देंगे किसके साथ में? पेरेंट के साथ में। अब आप बोलोगे भैया ये F1 जनरेशन क्या होती है? ठीक है, ठीक है, समझने वाला पोर्शन अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आपको पता लग जाए कि F1 जनरेशन क्या होती है। देखो भैया, ये एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट है और ये एक पेरेंट है, ये एक पेरेंट है, दोनों का अपन ने क्रॉस कराया तो यहां पर बनेगी प्रोजीनी, यहां पर बनेगी प्रोजीनी। इसी प्रोजीनी को क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन बोलते हैं। इसी प्रोजीनी को क्या बोलते हैं अपन? F1 जनरेशन बोलते हैं। अब बातें क्लियर हैं। दो पेरेंट को मिलाया, दो पेरेंट का क्रॉस करवाया और अपन को क्या मिली? जो प्रोजीनी मिलती है उसी को क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोजीनी बनी है, ये F1 जनरेशन बनी है ना, इसका अपन क्रॉस किसके साथ में करा दें? पेरेंट के साथ में करा दें। किसके साथ में करा दें? पेरेंट के साथ में करा दें, तो उसी को क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? F1 जनरेशन का अपन क्रॉस पेरेंट के साथ में करवा देना तो क्या बोलेंगे? उसको बैक क्रॉस बोलेंगे। अब बैक क्रॉस जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। देखो इसके अंदर अपन क्या करा सकते हैं? दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये वाला पेरेंट मान लो ये क्या है? डोमिनेंट है। ये क्या है? डोमिनेंट। और ये वाला पेरेंट क्या है? रिसेसिव है। एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो अगर अपन F1 जनरेशन का जो क्रॉस है वो डोमिनेंट पेरेंट के साथ में करवाएंगे ना, F1 जनरेशन है और उसका अपन क्रॉस जो है वो डोमिनेंट के साथ में करवाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? आउट क्रॉस बोलेंगे, ठीक है, आउट क्रॉस बोलेंगे। देखो बैक क्रॉस सिंपल सी मैंने आपको बता दी। बैक क्रॉस क्या होता है? F1 जनरेशन का पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाया, उसको बैक क्रॉस बोल दिया। लेकिन बैक क्रॉस होता है दो प्रकार का। कैसे? अगर अपन F1 जनरेशन का क्रॉस करवा रहे हैं डोमिनेंट पेरेंट के साथ में, किसके साथ में? डोमिनेंट पेरेंट के साथ में करवा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे आउट क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आउट क्रॉस बोलेंगे। और F1 जनरेशन का क्रॉस अगर अपन रेसेसिव पेरेंट के साथ में करा रहे हैं, रेसेसिव पेरेंट के साथ में अगर करवा रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? F1 का कराया क्रॉस किसके साथ में? रेसेसिव पेरेंट के साथ में, और आउट क्रॉस के अंदर F1 का डोमिनेंट पेरेंट के साथ में। यहां तक बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है जी। आगे चलो, फिर बात करेंगे जीन इंटरेक्शन की। किसकी बात करेंगे? जीन इंटरेक्शन की। तो जीन इंटरेक्शन जो है एक एलिलिक और एक नॉन एलिलिक, एलिलिक और नॉन एलिलिक डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एलिलिक कौन कौन से होते हैं वो देख लो। एलिलिक जीन इंटरेक्शन कौन से है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल जीन, प्लियोट्रोपिक जीन, ठीक है, लीथल जीन, ये क्या है? एलिलिक जीन इंटरेक्शन है। नॉन एलिलिक कौन से है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन, डोमिनेंट इपिस्टेसिस, रेसेसिव इपिस्टेसिस या फिर सप्लीमेंट्री जीन। एक एक को पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, जो अपन को जिनकी अपन को जरूरत है उनको अपन पढ़ने वाले हैं। चलो जी, पहले बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे। पेरेंट है, दो पेरेंट है, ठीक है जी। एक जो पेरेंट है, फ्लावर से अपन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी। एक प्लांट है, उसके फ्लावर लगते हैं कैसे? रेड कलर के लगते हैं, ठीक है। एक प्लांट है, एक पेरेंट है, प्लांट पेरेंट है, ठीक है। एक प्लांट है, उसके फ्लावर कैसे लगते हैं? रेड कलर के लगते हैं। और दूसरा जो फ्लावर है, दूसरा जो प्लांट है ना, उसके फ्लावर आते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है। एक जो प्लांट है उसके फ्लावर आ रहे हैं रेड कलर के, और एक जो प्लांट है उसके फ्लावर आ रहे हैं व्हाइट कलर के। और सिंपल करूं, एक पौधे के जो है ना, एक पौधे के फूल आ रहे हैं लाल रंग के, और दूसरा जो पौधा है उसके फूल आ रहे हैं सफेद रंग के। दोनों का क्रॉस करवाया, दोनों का क्रॉस करवाया तो कैसा होना चाहिए? या तो उसके अंदर लाल वाले कैरेक्टर आने चाहिए, या फिर क्या कैसे आने चाहिए? उसके अंदर व्हाइट वाले कैरेक्टर आने चाहिए। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर होता है क्या है कि ना तो उसके अंदर व्हाइट वाले कैरेक्टर आएंगे, तो इनका जो बच्चा बनेगा ना, जो इनकी प्रोजेनी बनेगी, उसके अंदर ना तो व्हाइट वाले कैरेक्टर आएंगे और ना ही उसके अंदर रेड वाले कैरेक्टर आएंगे। उसके अंदर अलग ही कलर आएगा, उसके अंदर अलग ही कलर आएगा। तो कैसा कलर आ जाएगा? हमारा पिंक कलर आ गया, पिंक कलर आ गया। तो दोनों के कैरेक्टर ही नहीं है ना, दोनों के कैरेक्टर ही नहीं है ना, कोई किसी का भी डोमिनेंस नहीं हुआ ना, डोमिनेंट कोई भी नहीं है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना ये। तो इसी को क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस? कि दोनों पेरेंट के गुण ही नहीं आए,
जो प्रोजेनी है उसके अंदर दोनों पेरेंट में से किसी के गुण नहीं आए, ढंग से कोई सा भी नहीं शो कर पाया अपने को, ना व्हाइट वाला ढंग से अपने को शो कर पाया और ना रेड वाला शो कर पाया। तो जो बच्चा बना है, जो प्रोजेनी बनी है, उसके अंदर किसी के गुण नहीं आए। बात क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल आते हैं भैया इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, तो एग्जाम्पल चैप्टर के ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल की बात करूं तो कौन से हैं? एक है मिराबिलिस जलापा, ठीक है, एक प्लांट है मिराबिलिस जलापा, किसका एग्जाम्पल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाम ही थोड़ा मतलब अच्छा सा है ना, नाम है ना, तो याद रह जाएगा आपको, मिराबिलिस जलापा। और इसको 4 o'clock प्लांट भी बोला जाता है भैया, क्या बोला जाता है? 4 o'clock प्लांट भी इसको बोला जाता है, ठीक है जी। और एक है स्नैप ड्रैगन, एक है स्नैप ड्रैगन, स्नैपचैट नहीं है, स्नैप ड्रैगन है, ठीक है। स्नैप ड्रैगन क्या है? एक तो मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं उसको, और एक है स्नैप ड्रैगन। किसके एग्जाम्पल है? आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। चलो जी फिर आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस की इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लिया आपने, जिसके अंदर दोनों में से कोई भी पेरेंट अपनी डोमिनेंस शो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब कोडोमिनेंस क्या होता है जी? कोडोमिनेंस क्या होता है जी? रेड कलर का है, ठीक है, एक प्लांट है, उस पर फूल कैसे आ रहे हैं? रेड कलर के फ्लावर आ रहे हैं। एक प्लांट पर आ रहे हैं व्हाइट कलर के, ठीक है जी। अब जो इनकी क्रॉस कराएंगे और इनकी प्रोजेनी बनेगी ना, उसके अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा अपन को? उसके अंदर, उस प्रोजेनी के अंदर रेड कलर के फूल भी आ रहे हैं और व्हाइट कलर के भी आ रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि भैया दोनों ने डोमिनेंस शो करी है, दोनों पेरेंट्स ने डोमिनेंस शो करी है। तो कोडोमिनेंस का मतलब यही है कि दोनों इसके अंदर डोमिनेंस शो करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर कोई भी शो नहीं कर रहा था डोमिनेंसी, यहां पर दोनों पेरेंट डोमिनेंस शो करेंगे कोडोमिनेंस के अंदर। कैसे? रेड फूल वाला जो पौधा है और व्हाइट फूल वाला जो पौधा है, दोनों का क्रॉस कराया, बच्चा बना, जो प्रोजेनी बनेगी, जो बच्चा पैदा होगा, इनका जो पौधा होगा ना, प्लांट जो बच्चा बना है, उसके अंदर उसके व्हाइट फूल भी आएंगे और उसके रेड फूल भी आएंगे। मतलब दोनों ने डोमिनेंसी शो करनी है वहां पर। एग्जाम्पल की बात करेंगे फिर इसकी। एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल है किसका? कोडोमिनेंस का। यहां पर कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल एनीमिया है। और क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप। ये मैंने पौधा वाला जो लेके बताया ना, मैंने समझाने के लिए कि मतलब दोनों जो पेरेंट है ना, उनकी डोमिनेंसी शो होगी इसके अंदर, तो ये मैंने समझाने के लिए बताया है। एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल एनीमिया, ध्यान में से सुनना, और एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है जी। मल्टीपल एलील की बात कर ले, फिर मल्टीपल एलील की बात करते हैं। तो मल्टीपल एलील क्या होता है जी? मोर देन 2 एलील फॉर ए जीन। एक जीन के लिए 2 से ज्यादा एलील हो, ठीक है। एक जीन के लिए जब 2 से ज्यादा एलील होंगे ना, तो क्या बोलेंगे? उसको मल्टीपल एलील बोलेंगे। कैसे बोलेंगे जी? क्या होता है? थोड़ा सा वापस समझा देता हूं मैं आपको। एक कोई भी जीन है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? वो रिस्पॉन्सिबल है भैया किसके लिए? बालों के कलर के लिए। मान लो बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक कोई भी जीन है और वो बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे अलील हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा अलील अगर है ना, 2 से ज्यादा, उस जीन के 2 से ज्यादा अलील हैं, जैसे मान लो बाल व्हाइट कलर के भी हो सकते हैं, रेड कलर के भी हो सकते हैं, मान लो एक बार ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ सीन है ना, ठीक है। बहुत सारे अलील हैं, ठीक है, तो वो क्या है? मल्टीपल अलील, ठीक है। अब समझ में आ गई आपको? मोर देन 2 अलील है ना, अगर कोई किसी भी जीन के अगर मोर देन 2 अलील है, तो वो किसके अंदर आएंगे? मल्टीपल अलील के अंदर आएंगे। एग्जांपल की बात करूं मैं तो एबीओ ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप, इसके अंदर IA IB I, ठीक है, तो मल्टीपल अलील है ना, ठीक है जी। आगे चलते फिर। प्लियोट्रोपी। ये प्लियोट्रोपी क्या होती है? प्लियोट्रोपी क्या होती है? 1 जीन कोड फॉर मोर देन 1 फिनोटाइपिक कैरेक्टर, ठीक है। एक जीन है, जीन एक ही है, लेकिन वो क्या करता है? वो क्या करता है? एक से ज्यादा फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करता है, एक से ज्यादा फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करता है। मान लो कोई इंसान है, वो क्या करता है? वो टीचिंग भी करता है, और वो क्या करता है? वो एक्टिंग भी करता है, ठीक है, और वो व्लॉगिंग भी करता है। मतलब मल्टीपल काम करता है ना, वैसा ही काम यहाँ पर है। एक जीन है ना, वो बहुत सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए काम करता है। जैसे मान लो कोई जीन है, मान लो ए जीन है, ये हेयर कलर के लिए भी काम कर रहा है, बालों के रंग के लिए भी काम कर रहा है, ये हाइट के लिए भी काम कर रहा है। मान लो एक बार हाइट के लिए भी काम कर रहा है, ये काम कर रहा है किसके लिए? ये काम कर रहा है स्किन कलर के लिए भी काम कर रहा है, तो ये मल्टीपल जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर है ना, एक से ज्यादा फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो कर रहा है,
ठीक है, एक से ज्यादा फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए काम कर रहा है ये, तो ये क्या है, प्लियोट्रोपिक जीन है, क्या है, प्लियोट्रोपी है। ठीक है, अब बात करेंगे पॉलीजेनिक इंटरेक्शन इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है जी, प्लियोट्रोपी जीन बात कर ली, अब बात करेंगे अपन क्या है किसकी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है, एक कैरेक्टर जो है ना, एक कैरेक्टर, ठीक है, उसके लिए एक से ज्यादा जीन हो, ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा जीन हो तो वो किसके अंदर आएंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर। देखो सिमिलर सी चीजें हैं, एक जीन अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए कोड करता है, एक जीन, कंफ्यूज मत होना, एक जीन अगर एक से ज्यादा फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए कोड करता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपी। ठीक है, अगर एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन चाहिए, मैंने ऊपर वाले प्लियोट्रोपी में क्या बताया कि एक जीन जो है ना वो बहुत सारे कैरेक्टर के लिए करेगा, यहां पर उल्टा कर दो, यहां पर उल्टा कर दो, एक कैरेक्टर के लिए बहुत सारे जीन चाहिए तो किसके अंदर आएंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर आएंगे। एग्जांपल की बात करें तो ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन आई कलर, ह्यूमन हाइट, इनके अंदर जो है जीन है वो एक से ज्यादा होंगे। चलो जी आगे चलते हैं फिर। अब बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की, किसकी बात करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। तो ह्यूमंस की बात करें तो सबको पता है, कोई मतलब ज्यादा बताने वाली बात नहीं है, आप ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो पता है। ठीक है, तो मतलब एक्स मतलब फीमेल है, ठीक है, मतलब सेम जो क्रोमोसोम है ना, होमोलोगस है तो वो फीमेल है। ठीक है, तो एक्स है यहां पर तो फीमेल है, एक्स वाई है तो वो क्या है, मेल होता है। ह्यूमंस के अंदर ये है, एक्स फीमेल होती है, एक्स वाई मेल होता है। ध्यान से सुनो, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, अगर ह्यूमंस की बात हो रही है तो एक्स है तो वो फीमेल होगी, एक्स वाई है तो वो मेल होगा, सिंपल है बात। ग्रास होपर की बात करें, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है भैया, यहां से क्वेश्चन आता है, आया हुआ है यहां से क्वेश्चन, तो यहां से सुनो। ग्रास होपर है, यहां पर जो अगर एक्स है ना, ग्रास होपर की बात हो रही है और यहां पर एक्स है तो फीमेल है और XO है। ठीक है, XO है तो वो क्या है, मेल है, XO है तो वो क्या है, मेल है। ठीक है, तो यहां तक आपको देखो कंफ्यूज मत हो, देखो यहां पर डिफरेंट है दोनों, यहां पर भी डिफरेंट है दोनों, तो वो मेल होंगे। लेकिन दिक्कत कहां आएगी, बर्ड्स के अंदर, कहां आएगी, बर्ड्स के अंदर सब कुछ उल्टा हो जाता है भैया, बर्ड्स के अंदर उल्टा हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन अभी नीट के अंदर आया था। ठीक है, लास्ट ईयर के अंदर आया था, या तो लास्ट ईयर आया था या फिर लास्ट ईयर या तो 2021 के अंदर आया था या फिर 2020 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो क्या है, जेड अगर दिखा तो वो फीमेल होगी। बर्ड्स के अंदर उल्टा है भैया, बर्ड्स के अंदर उल्टा है। ठीक है, जब दो अलग अलग होंगे तो यहां पर फीमेल होती है। जेड अगर दिखेगा आपको, ये वाला याद रखना यार, याद रखना, ये वाला जेड होगा तो वो फीमेल होगी, और जेड होगा तो वो मेल होगा। जेड होगा तो वो मेल होगा और जेड होगी तो वो फीमेल होगी, किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर। और ग्रास होपर के अंदर एक्स होगी तो वो फीमेल होगी, XO होगा तो वो मेल होगा। ह्यूमंस की बात करें तो एक्स फीमेल, XY मेल। ठीक है, आगे चलो फिर। अब हनी बी की बात कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सिस्टम है हनी बी का। ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं इसके अंदर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो भी देख लो, और इसकी पूरी साइकिल भी मैं आपको बता देता हूं। इनके अंदर हनी बी के अंदर मधुमक्खियां जो होती हैं, इनके अंदर एक रानी मधुमक्खी होती है, एक क्वीन बी होती है। ठीक है, क्वीन हनी बी होती है एक। ठीक है, मधुमक्खियां होती हैं बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं। उनके अंदर मधुमक्खियों का अलग अलग ग्रुप होता है। ठीक है, उन ग्रुप के अंदर एक होती है क्वीन। ठीक है, उनके अंदर एक रानी होती है, क्वीन होती है। ठीक है, क्वीन क्यों होती है, बाकी सारी वर्कर होती हैं। मान लो 100 का ग्रुप है उनका, ठीक है, 100 मधुमक्खियों का ग्रुप है, तो उनमें से 99 क्या होंगी, 99 वर्कर होंगी, काम करने वाली होंगी, और एक जो होगी वो क्या होगी, क्वीन होगी। क्या होगी, क्वीन होगी। अब देख लो, जो क्वीन हनी बी है ना, उसने क्या किया, ओवम रिलीज किया। ओवम रिलीज किया। अब जो ओवम है ना, ओवम जो रिलीज किया उसने, उसमें यह कंडीशन हो सकती है, या तो वो फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है, या वो फर्टिलाइज ना हो। ठीक है, दो कंडीशन होंगी ना, या तो वो फर्टिलाइज, उसके साथ फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ड्रोन से होगा। ठीक है, कैसे होगा, ड्रोन से होगा। ड्रोन कौन, उड़ने वाला ड्रोन नहीं है भैया, ये उड़ने वाला ड्रोन वो इसकी बात नहीं कर रहा, वो जो कैमरे वाले ड्रोन आते हैं वो नहीं है। इनके अंदर हनीबी के अंदर जो मेल होता है उसको क्या कहते हैं, ड्रोन कहते हैं। हनीबी के अंदर जो मेल होता है ना, जो मेल मधुमक्खी होती है उसको क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात बताऊं तो एक क्वीन होती है,
एक क्वीन होती है, 100 का झुंड है, मान लो 100 का ग्रुप है, उसमें से क्वीन है ना वो उड़ेगी, हवा के अंदर उड़ेगी, ठीक है, हवा के अंदर उड़ेगी, एक साइड से हवा के अंदर ये उड़ी, ठीक है, उधर से दूसरे ग्रुप से, ठीक है, बहुत सारे क्या आएंगे, ड्रोन आएंगे। ड्रोन कौन है? मेल मधुमक्खी है, बहुत सारे ड्रोन आएंगे, वो भी हवा के अंदर उड़ेंगे। क्वीन तो एक है और बहुत सारे ड्रोन आ गए, तो क्या होगी? फिर लड़ाई होगी। जो ड्रोन होंगे वो सब लड़ेंगे आपस में, और उनमें से जो जीतेगा ना उसको क्या बोलते हैं? लड़ाई को क्या बोलते हैं? न्यूपचुअल फाइट बोलते हैं। जो क्या बोलते हैं? न्यूपचुअल फाइट बोलते हैं इसको। अब इनमें से जो जीतेगा ना, ठीक है, उसके साथ में फिर क्रॉस होगा, ठीक है। फिर क्या होगी? जो ओवम रिलीज होगा, ठीक है, ओवम रिलीज होगा किससे रिलीज होगा? क्वीन से। जो क्वीन मधुमक्खी है वो क्या करेगी? ओवम रिलीज करेगी, हनी बी जो है वो ओवम रिलीज करेगी। उसने ओवम रिलीज किया। अब दो कंडीशन बन सकती हैं, या तो वो ड्रोन है उसको फर्टिलाइज कर दे, ठीक है, या वो ना कर पाए, ठीक है जी। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो क्या कंडीशन होगी? अगर वो ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो क्या बनेगा? उससे बनेगा ड्रोन, उससे क्या बनेगा? मेल मधुमक्खी बनेगी, ठीक है। मधुमक्खी ने, जो क्वीन मधुमक्खी है, उसने ओवम रिलीज किया। अगर वो ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उससे बनेगा ड्रोन क्या होता है? मेल मधुमक्खी, ठीक है। और ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है भैया, आ सकता है। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही बता रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। तो यहां पर क्या है? क्वेश्चन मतलब लाइन भी नहीं छूटेगी आपके एनसीईआरटी की, तो ध्यान से सुनो। तो ये क्या है? हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ओवम तो हैप्लॉइड है, यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो जैसा ओवम है वही कन्वर्ट हुआ है मेल के अंदर, कन्वर्ट हुआ है, तो ये कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है? कि फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन क्या हो गया? तो फर्टिलाइजेशन जब भी होगा ना ओवम का, मधुमक्खियों के अंदर जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो ध्यान में रखना कि फर्टिलाइजेशन के बाद में फीमेल ही बनेगी। क्या बनेगी? फीमेल ही बनेगी। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेल बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो फीमेल बनेगी, ठीक है। अब फीमेल जो है ये वाली जो फीमेल है, अगर ये खाए इसने रॉयल जेली, अगर ये वाली फीमेल है इसने रॉयल जेली खा ली ना, ठीक है, वे फीमेल बन गई। अब इसने अगर रॉयल जेली खा ली तो वो कन्वर्ट हो जाएगी क्वीन के अंदर, और जिसने खाई क्या? ब्रेड, जो बी ब्रेड है, ठीक है, जिसने बी ब्रेड खाई वो बनेगी वर्कर से नाम का पता, काम करने वाली बनेगी, ठीक है। तो फीमेल बनी। फीमेल कैसी होगी? पहली बात तो डिप्लॉयड होगी। अब ये अगर इस फीमेल ने अगर रॉयल जेली खा ली, ठीक है, तो ये बनेगी क्वीन, ठीक है। और इसने अगर बी ब्रेड खा ली तो ये बनेगी वर्कर। तो ये जो रॉयल जेली खाई वो क्वीन बनेगी, और वापस ये सेम साइकिल ऐसे चलती रहेगी। तो ये बात कर ली अपन ने, हनी बी की बात कर ली। अब बात करेंगे अपन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। किसकी बात करेंगे? जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करी जाएगी। जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कौन कौन से डिसऑर्डर? मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बहुत बार पूछ लेता है कि भैया मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन से हैं, ऑप्शन फिर आपको टिक मारना पड़ता है, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन से होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन से होता है, पहले तो ये देख लो, फिर एक एक की अपन डिटेल के अंदर बात कर लेंगे। तो पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस होता है भैया, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है। हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकीटोन्यूरिया है और थैलेसेमिया है, ये क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो कौन से? डाउन सिंड्रोम है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम है और आपका टर्नर सिंड्रोम है। कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम है। तो ये क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अब मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है, इनमें से कौन से सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और कौन से ऑटोसोमल लिंक्ड है, ठीक है। पूछता है ना क्वेश्चन, कौन से सेक्स लिंक्ड है और कौन से ऑटोसोमल लिंक्ड है। तो कौन से है? कलर ब्लाइंडनेस होता है ना भैया, ये कौन कैसा है? सेक्स लिंक्ड है, ठीक है जी। हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक्ड है, ठीक है जी। या आप यही याद रख लो तो आपको आगे मजा आएगा पढ़ने के अंदर और भी, ठीक है। फिर बात करें सिकल सेल एनीमिया की तो ये ऑटोसोमल है। फिनाइलकीटोन्यूरिया ये भी ऑटोसोमल है भैया, ऑटोसोमल है। थैलेसेमिया ऑटोसोमल है, ठीक है जी। तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों सेक्स लिंक्ड है, बाकी तीनों क्या है? वो ऑटोसोमल है। अब पूछा जाएगा कि भैया डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है कि डोमिनेंट है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है कि डोमिनेंट है?
तो आपकी जो एनसीईआरटी है ना, आपके पास जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी जिससे क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर सिर्फ अपने को कौन से दे रखे हैं, रिसेसिव वाले दे रखे हैं। जो डिसऑर्डर अपने को एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो सिर्फ रिसेसिव वाले दे रखे हैं। तो आपको डोमिनेंट याद ही नहीं रखना, आपको सिर्फ डोमिनेंट का ध्यान चक्कर ही नहीं रखना, आपको रिसेसिव की बात करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ रिसेसिव दे रखे हैं। तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, ये भी रिसेसिव होगा सेक्स लिंक्ड, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगा, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। फिर आगे अपन एक एक को देख लेते हैं जी। बात करेंगे कलर ब्लाइंडनेस की। किसकी बात करेंगे, कलर ब्लाइंडनेस की बात करेंगे। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ना वो कैसी होती है, मैंने भी आपको बताया कैसी होती है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। रेड और ग्रीन जो कलर होता है ना, लाल और हरे कलर के अंदर जिसके कलर ब्लाइंडनेस होती है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, उसके अंदर कंफ्यूजन रहती है कि भैया लाल और हरे के अंदर उसको कंफ्यूजन रहती है। ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये होता कैसे है, एक्स क्रोमोसोम का जो जीन है ना उसके अंदर म्यूटेशन होगी, उसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है। कौन से क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। तो ये 8% मेल के अंदर होता है और 0.4% किसके अंदर, फीमेल के अंदर। 8% ये डेटा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ध्यान से सुन लो। 8% मेल और 0.4% फीमेल। ठीक है, कलर ब्लाइंड का इतना होता है, मतलब मेल्स के अंदर कलर ब्लाइंडनेस ज्यादा होती है। हीमोफीलिया की बात करें, फिर हीमोफीलिया की बात करें तो ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और डिसऑर्डर है। दो ही तो है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, दोनों का है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है जी, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, हीमोफीलिया के अंदर क्या होगा, हीमोफीलिया के अंदर क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग जो प्रोटीन होगी ना, इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग जो प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लड की क्लोटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो प्रोटीन जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो अफेक्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। जब क्लोटिंग वाली प्रोटीन जो क्लोटिंग वाली प्रोटीन है वो अफेक्ट हो गई तो क्या होगी, क्लोटिंग नहीं होगी। तो ऐसे पेशेंट के अगर चोट लग गई तो क्या होगी, ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यूअस होगी, वो रुकेगी ही नहीं, ब्लीडिंग जो है वो रुकेगी नहीं। ठीक है, नॉर्मल जो इंसान होता है ना उसके चोट लग गई, कट लग गया कहीं पर, तो वो थोड़ी देर बाद में ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि क्लोटिंग हो जाती है। लेकिन इसके अंदर तो जो जिस प्रोटीन से क्लोटिंग होती है वही अफेक्ट होगी, तो क्लोटिंग नहीं होगी और जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यूअस होगी, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी इसके अंदर। तो हीमोफीलिया के अंदर क्या होती है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। फिर बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया की। किसकी बात करेंगे, सिकल सेल एनीमिया की। क्या होती है भैया सिकल सेल एनीमिया, पहले तो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, नॉर्मल जो रेड ब्लड है ना, जो नॉर्मल आरबीसी है वो कुछ ऐसी दिखती है और जो सिकल सेल है वो ऐसी दिखती है। ठीक है, जो नॉर्मल जो आरबीसी होती है ना वो ऐसी दिखती है और जो सिकल सेल आरबीसी है वो ऐसी दिखती है। ठीक है, नॉर्मल आरबीसी यहां पर देखो, यहां पर जो गड्ढा सा है बाइकॉनकेव होती है, आप सबको पता है। ठीक है, जैसा ऊपर की तरफ गड्ढा है वैसा ही नीचे की तरफ गड्ढा है। तो यहां पर जो आपका हीमोग्लोबिन है वो अच्छे से फिट हो सकता है, वो जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छे से फिट हो जाएगा। ठीक है, सिकल सेल जो सिकल सेल की शेप में अंदर हो जाएगी, अगर यही आरबीसी अगर सिकल सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई तो यहां पर जो एचबी है ना, जो हीमोग्लोबिन है वो ढंग से इस पर लग ही नहीं पाएगा। ठीक है, और सिकल किसको बोलते हैं, जो फसल कट जाती है ना, जो फसल काटते हैं, जिससे फसल काटते हैं ना उसको सिकल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सिकल बोलते हैं ना। राजस्थान हरियाणा के यहाँ पर तो मतलब जो खेत की कटाई होती है उसको लावणी बोलते हैं ना, और महाराष्ट्र के अंदर जो डांस होता है उसको लावणी बोलते हैं ना। तो वो मतलब लावणी, हमारे यहाँ लावणी बोलते हैं, वहाँ पर डांस को लावणी बोलते हैं। तो उसको काटते हैं ना, उसको मतलब इंग्लिश में सिक्कल बोलते हैं, हमारे तो यहाँ दांतली बोलते हैं, आपको पता नहीं, दांतली। ठीक है, तो वो जो सिक्कल है उसके शेप की बन जाती है, जो आपकी आरबीसी है उसके शेप की बन जाती है, जो कटाई करते हैं जिससे ना। तो इसके अंदर होता क्या है, ये होती क्यों है, क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। जो ग्लूटामिक एसिड है ना उसका सब्स्टिट्यूशन होगा किससे, वेलिन से, बाई वेलिन। ठीक है, जो ग्लूटामिक एसिड है ना सब्स्टिट्यूशन होगा किसका, ग्लूटामिक एसिड का सब्स्टिट्यूशन होगा किसके द्वारा, वेलिन के द्वारा। कौन सी पोजीशन पर है, 6th पोजीशन पर। ये वाला ध्यान से सुन लो भैया, 6th पोजीशन पर जो हीमोग्लोबिन की जो चेन है ना, हीमोग्लोबिन की चेन पर 6th पोजीशन पर, हीमोग्लोबिन की चेन है उसकी 6वीं पोजीशन पर, 6th पोजीशन पर क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाएगा। ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा। तब क्या होगी, सिकल सेल हो जाएगी। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। ठीक है जी, चल तो फिर आगे चलते हैं।
फिर बात करेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया की। किसकी बात करेंगे? फिनाइल कीटोन्यूरिया की। कैसा होता है भैया? ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल की बात करें, इसके अंदर होता क्या है? तो फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन ये क्या है? एक क्या है? अमाइनो एसिड है। क्या है? अमाइनो एसिड है। एंजाइम इस पर काम करेगा, एंजाइम इस पर काम करेगा तो क्या बनेगा? ये इससे टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये तो क्या है? नॉर्मल कंडीशन। ये तो क्या है? नॉर्मल इंसान के अंदर। लेकिन जिसके अंदर फिनाइल कीटोन्यूरिया हो रखा है उसके अंदर क्या होगा? जो फिनाइल एलानिन है ना, फिनाइल एलानिन है, उसके अंदर लैक ऑफ एंजाइम, एंजाइम जो है वो है ही नहीं इस ह्यूमन के अंदर। जिसके अंदर फिनाइल कीटोन्यूरिया है उसके ये एंजाइम ही नहीं है। तो एंजाइम नहीं है तो ये फिनाइल जो एलानिन है ये किस में कन्वर्ट होगा? फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर। किसके अंदर? फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो डिसऑर्डर है ना फिनाइल कीटोन्यूरिया, किससे रिलेटेड है? मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल पायरुविक एसिड। इस फिनाइल पायरुविक एसिड का अगर एक्यूमुलेशन ब्रेन के अंदर हो जाएगा, ब्रेन के अंदर हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, इंसान पागल हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी। और ये जो एक्सक्रीशन में भी ये निकलता रहता है क्योंकि किडनी है वो उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है। ये बातें आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। अब बात करेंगे थैलेसेमिया की। किसकी बात करेंगे? थैलेसेमिया की। थैलेसेमिया मैंने आपको पहले बता दिया था कि कैसा है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है भैया। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता क्या है? ग्लोबिन्स जो है ना, ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन्स मिलकर क्या बनाती है? हीमोग्लोबिन बनाती है। ग्लोबिन प्रोटीन मिलकर क्या बनाती है? हीमोग्लोबिन बनाती है। और ग्लोबिन कैसी होती है? अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाती है, हीमोग्लोबिन की चेन बनाती है। और जो ग्लोबिन है वो कैसी होती है? अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन, ठीक है। अब क्या है? देखो ग्लोबिन चेन्स आर मेक हीमोग्लोबिन अल्फा और बीटा चेन्स, ठीक है। लेस अल्फा ग्लोबिन चेन, अगर ग्लोबिन चेन है, अल्फा ग्लोबिन चेन है, वो अगर कम होगी, देखो हीमोग्लोबिन किसने बनाया? हीमोग्लोबिन किसने बनाया? अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन ने। अगर अल्फा ग्लोबिन चेन की कमी आ गई, अल्फा ग्लोबिन चेन की कमी आ गई तो क्या होगा? अल्फा थैलेसेमिया हो जाएगा। जिस पर्सन के अंदर लेस अल्फा ग्लोबिन चेन है उसके अल्फा थैलेसेमिया हो जाएगा। और जिसके अंदर लेस बीटा ग्लोबिन चेन है उसके बीटा थैलेसेमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीटा थैलेसेमिया हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा थैलेसेमिया है ना, वो किससे कंट्रोल्ड होता है? कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स। जो अल्फा थैलेसेमिया है उसको दो क्लोजली लिंक्ड जीन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं। अल्फा थैलेसेमिया को कौन कंट्रोल करते हैं? दो क्लोजली लिंक्ड जीन्स हैं वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। कौन से ये जीन? एक तो है भैया HbA1 और HbA2। HbA1 और HbA2 किसको कंट्रोल करते हैं? ये अल्फा थैलेसेमिया को। किसको करते हैं? अल्फा थैलेसेमिया को। और ये HbA1 और HbA2 ये जीन जो है वो कौन से क्रोमोसोम पर होते हैं? 16वें क्रोमोसोम पर। 16th जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम नंबर 16 पर ये प्रेजेंट होते हैं। अब बात करेंगे बीटा थैलेसेमिया की। बीटा थैलेसेमिया की, तो बीटा थैलेसेमिया को कौन कंट्रोल करता है? एक सिंगल जीन। यहां पर दो जीन कंट्रोल कर रहे थे। अल्फा थैलेसेमिया को कौन कंट्रोल कर रहा था? दो जीन कर रहे थे। लेकिन जो बीटा थैलेसेमिया है उसको सिर्फ एक जीन कंट्रोल करेगा और वो कौन सा है? HBB। कौन है? HBB। और ये कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर रहता है? और क्रोमोसोम 11, 11वें क्रोमोसोम पर ये रहता है। कौन? HBB। चलो फिर आगे चलते हैं। अब बात करेंगे अपन किसकी? डाउन सिंड्रोम की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ लिए, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करेंगे। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है वो देख लो। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन, ठीक है। डाउन जो साइंटिस्ट है लैंगडन डाउन, इनके नाम से डाउन सिंड्रोम फिर आया, ठीक है। डाउन सिंड्रोम तो पहली बार इन्होंने डिस्क्राइब किया लैंगडन डाउन ने। और कब किया था इन्होंने? 1866 के अंदर ये डिस्क्राइब किया था इन्होंने। तो इस जो डिसऑर्डर है, जो डाउन सिंड्रोम है, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता क्या है? देखो जनरली अपन डिप्लॉयड है तो कोई भी एक कैरेक्टर है उसकी दो कॉपी होंगी, ठीक है। उसके अंदर दो कॉपी होंगी, इसलिए डिप्लॉयड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कोई भी क्रोमोसोम है उसकी दो कॉपी होंगी। मान लो कोई 20 नंबर का क्रोमोसोम है, ठीक है, तो उसकी दो कॉपी होंगी, उसकी दो कॉपी होंगी, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, 21वां जो क्रोमोसोम है ना उसकी क्या बन जाएंगी? 3 कॉपी बन जाएंगी। 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपी बन जाएंगी। यहां पर 21वें क्रोमोसोम की जब 3 कॉपी बनती है तो क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है। 21वें क्रोमोसोम की जब 3 कॉपी बनती है तो क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। सिम्टम बताऊं उसके क्या क्या होते हैं? तो ये देख लो भैया, राउंड हेड, ठीक है, सर है वो पूरा गोल हो जाता है, ठीक है, गोल हो जाता है सर, ठीक है।
फरोड टंग, टंग जो है ना उसके अंदर बीच से कट जाती है, टंग जो है बीच से कट जाती है। सांप की टंग, सांप की जीभ देखिए ना आपने, देखो दो निकलती है, बीच में से कटी हुई सी निकलती है ना, वैसी सी जीभ हो जाती है। पार्शियली ओपनड माउथ, जो मुंह है वो पूरा मतलब आधा खुला ही रहता है, ऐसे पूरा मुंह मतलब दिन पूरे दिन खुला ही रहता है उसका, मतलब एनी टाइम खुला ही रहता है ना, जिसके ये सिंड्रोम होता है। और उसकी हाइट कम होगी, लेस हाइट, हाइट जो है ना वो कम रहती है, ठीक है, ऐसे इंसान की हाइट जो है वो कम रहती है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है भैया, इसके अंदर क्या होगा, एक्स एक्स वाई, ठीक है, 2x नॉर्मल जो मेल होगा ना। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम किसके अंदर होता है, पहले तो बात तो मेल के अंदर होगा, किसके अंदर, आदमी के अंदर होगा, मेल के अंदर होगा। तो आदमी का मैंने आपको बताया कि कैसा होगा, एक्स वाई जो होगा वो आदमी होगा, लेकिन क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जिसके अंदर है ना उसके अंदर क्या होगा, एक्स एक्स वाई होगा, सॉरी एक्स एक्स वाई होगा, 2 अक्स होंगे उसके अंदर, 2 अक्स होंगे उसके अंदर। तो एक अक्स एक्स्ट्रा है ना, एक एक्स एक्स्ट्रा है, तो एक्स जो कैरेक्टर है ना वो किसके कैरेक्टर लेके आएगा, वो मैं ही कैरेक्टर लेके आएगा, फीमेल कैरेक्टर लेके आएगा उसके अंदर, क्या लेके आएगा, फीमेल कैरेक्टर लेके आएगा। तो जिस पर्सन के क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है ना, जिस पर्सन के क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, जिस आदमी के, जिस मेल के क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, तो उसके अंदर फीमेल के कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे। तो जिस बंदे के, जिस आदमी के, जिस छोरे के क्या है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, तो उसके अंदर आपको लड़की वाले गुण दिखेंगे, ठीक है, फीमेल वाले गुण आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। वो स्टेराइल होगा, पहली बात तो क्या होगा, ऐसा पर्सन जो है वो स्टेराइल होगा, बच्चे पैदा नहीं कर सकता। दूसरी बात है उसके अंदर फीमेल जो फेमिनाइन डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिलेगा, क्या, गायनेकोमेस्टिया क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। ऐसा पर्सन, ऐसा जो लड़का जिसके है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, XXY वाला सीन है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपको ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने के लिए मिलने लगता है, ठीक है। अब आपको लास्ट जो अपना है वो देख लो, क्या है, टर्नर सिंड्रोम। क्या है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भैया, इसके अंदर XO, और टर्नर सिंड्रोम किसके अंदर, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम किसके अंदर था, मेल के अंदर था, और जो टर्नर सिंड्रोम है वो किसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा, वो किसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा। यहां पर क्या होगा, एक एक्स गायब हो गया, मतलब फीमेल के कैरेक्टर कम हो गए, एक्स का कैरेक्टर जो है वो एक्स जो क्रोमोसोम है, ओके, क्या करता है वो फीमेल के कैरेक्टर लेके आता है, तो यहां पर एक एक्स गायब हो गया तो फीमेल के कैरेक्टर कम हो जाएंगे। तो क्या होगी, पहली बात तो ये स्टेराइल होगी, कैसी होगी, स्टेराइल होगी। और इसके अंदर जो ओवरी होगी वह कैसे होगी, रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी, कैसे होंगी, रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी। रूडिमेंट्री ओवरीज का मतलब पूरी तरह डेवलप नहीं होंगी, ओवरी जो है वो पूरी तरह डेवलप नहीं होंगी। और क्या होगा, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, ऐसी फीमेल जिसके अंदर टर्नर सिंड्रोम है, ऐसी फीमेल जिसके अंदर टर्नर सिंड्रोम है, उसके अंदर क्या होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो कम दिखेंगे, उसके अंदर होंगे ही नहीं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। ऐसी फीमेल जिसके अंदर टर्नर सिंड्रोम है, XO टाइप की है, तो उसके अंदर आपको ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं दिखेगा, मतलब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो नहीं दिखेंगे। तो ये जो जितने भी याद करने वाली चीज थी ना इस चैप्टर के अंदर, वो मैंने आपको सारी बता दी है, ठीक है। तो इस अगर चैप्टर को आपने, इस लेक्चर को आपने ध्यान से सुना है ना, तो ये चैप्टर के ऑलमोस्ट बातें आपके दिमाग में घूमने लग गई हैं, ऑलमोस्ट बातें दिमाग में घूमने लग गई हैं। अब जो है ना समझने वाली जो चीजें है ना वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड सारे क्रॉस पढ़ेंगे, ठीक है। जो समझने वाली जितनी भी चीजें वो सारी अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अच्छे से पढ़ते रहो, और नेक्स्ट लेक्चर जब भी आए, मतलब नेक्स्ट डे आ जाएगा, तो उसको देखना है और अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू। और जो भी मतलब आपका फीडबैक वगैरह हो वो डिस्क्रिप्शन में, मतलब कमेंट सेक्शन में दे देना। डिस्क्रिप्शन में मेरा क्या है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, तो वहाँ पर ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि ये नोट्स वगैरह और भी बहुत सारा मटेरियल वहाँ पर आने वाला है, तो वहाँ पर जरूर से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। और इंस्टा पर आप मेरे को कुछ भी फीडबैक देना चाहो तो दे सकते हो, फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको, इच्छा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। समझने वाला पोर्शन मैं फिर बता रहा हूँ, चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, जितनी याद करने वाली चीजें थी वो मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर करा दी है, बाकी अपन इसमें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।